फिलिस्तीन में जो होने लगा था वो अचानक से शुरू नहीं हुआ था। इसे यहूदी ने 50-60 साल पहले ही प्लान कर दिया था और बाद में जाकर इसे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस प्लान को अंजाम दिया। इसमें इतिहास की 3-4 जो घटनाएं हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। 1897 में यहूदी पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना करते हैं। यह ज़ायनिस्ट कांग्रेस का मानना था कि यहूदियों का अपना एक स्वतंत्र यहूदी देश होना चाहिए। 1930 के दशक में यह आंदोलन एक शक्तिशाली और भयानक रूप ले लेता है। यह आंदोलन के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में पैसों की फंडिंग हो रही थी और इसी पैसों की फंडिंग कर रहे थे दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले यहूदी लोग। 1930 में 1 लाख से ज़्यादा यहूदी शरणार्थी फिलिस्तीन में पहुंच रहे थे। दुनिया के अलग हिस्सों से, जर्मनी से, पोलैंड से और इंग्लैंड से वो फिलिस्तीन में पहुंच रहे थे। ये तादाद बहुत बड़ी थी। यहूदियों की तादाद यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। ये और बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में शरण ले रहे थे। पोलैंड और जर्मनी से सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन में यहूदी आ रहे थे। इसका बड़ा कारण था हिटलर। हिटलर ने बहुत बड़ी तादाद में यहूदियों को उस वक्त मारा। हिटलर के मार से डर के बहुत सारे यहूदी यूरोप के अन्य इलाकों में पहुंच रहे थे और वो पहुंचे इंग्लैंड से यहूदियों को फिलिस्तीन में लाया गया। 1908 इस साल को ज़रा याद रखिएगा क्योंकि इसी साल में ऑयल की डिस्कवरी होती है पर्शिया में, जो आज का ईरान है। ईरान में ये डिस्कवरी बहुत बड़ी पैमाने पे थी। जो ऑयल का रिजर्व था ये बहुत बड़े पैमाने था और इसी डिस्कवरी के चलते पूरी दुनिया की नज़र यहूदियों की, यूरोप की, अमेरिका की नज़र मिडिल ईस्ट पे थी। ये बड़ा कारण था यहूदियों को फिलिस्तीन में आने का। यहूदियों को याद आया कि भाई अपना भी घर था फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन तो मिडिल ईस्ट में है, शायद वहाँ पे भी कुछ गैस या फिर ऑयल की रिजर्व मिल जाए। यही कारण से वो फिलिस्तीन की तरफ लौटने लगे। और एक दूसरा बड़ा कारण था कि यहूदियों को फिलिस्तीन याद आने लगा। बाकी जब तक वो यूरोप में पूरी तरह से कमाई कर रहे थे, जैसे हिटलर की मार पड़ी और ऑयल का रिजर्व ईरान में मिला, उन्हें अपना घर याद आया। दूसरी तरफ यूरोप में बहुत सारे यहूदियों को मारा जा रहा था। उन पर प्लेग और बाकी जैसे बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। 1948 आते आते यहूदियों की तादाद फिलिस्तीन में बहुत बढ़ गई थी। यहूदी के पास अपनी एक ताकतवर सेना थी। इसी सेना के बल पर वो फिलिस्तीन पर हक जताने लगा था। और एक बड़ा कारण था कि फिलिस्तीन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। इसमें यहूदियों का साथ पूरी तरह से अंग्रेज या फिर ब्रिटिश सरकार दे रही थी। यह एंट्री होती है गोरों के इशारे पर नाचने वाली यूएन की या फिर यूनाइटेड नेशन की। यूएन के जनरल असेंबली में 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन का पार्टीशन प्लान पास कर दिया जाता है। इसमें एक हैरान करने वाली बात थी, जहां पर एक भी यहूदियों का घर नहीं था वो भी जगह इजरायली को दी जाती है। फिलिस्तीन का पार्टीशन इतना घटिया तरीके से किया गया था कि आगे चलकर पूरा बेनिफिट इजराइल को मिलने वाला था। ये एक बड़ा हैरान करने वाला किस्सा था और फिलिस्तीन के पार्टीशन ऐसा किया जाता है कि आगे चलकर इजराइल उसे पूरी तरह कब्जा कर पाए। देखिए, प्लान डायलेट का एक भयानक रूप देर यासीन गांव में देखने को मिलता है। वो एक घिनौना काम जो एक सेना कर सकती थी वो यहूदी सेना ने किया था। फिलिस्तीन का एक देहाती गांव देर यासीन 9 अप्रैल 1948 को यहूदी सेना इस गांव में घुसती है। जब यहूदी सेना गांव में घुसी थी वो वक्त था सुबह का। बहुत सारे परिवार अपने घर में सो रहे थे। तकरीबन सुबह के 4 से 5 के दरमियान का वो वक्त था। एक यहूदी सैनिक बताता है कि उनके पास उस वक्त 30 से 35 ग्रेनेड थे और वो सारे ग्रेनेड उन्होंने उस वक्त उस देर यासीन गाँव वालों के घरों पर डाले थे। और वो सुबह का वक्त था, परिवार अपने घर में सो रहे थे। जितने भी घरों पे उन्होंने डाले थे उस ग्रेनेड से पूरा परिवार उस वक्त मौत के घाट उतर गया था। यहूदी सेना यहाँ भी नहीं रुकती। वो घुसते ही घरों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती है। अनगिनत जो देर यासीन के गांव वाले थे वो मर जाते हैं। यहूदी सेना एक एक कर देर यासीन के गाँव वालों को घर से बाहर निकालती है। उन्हें घसीट कर घर से बाहर निकालती है और उन्हें जेंडर वाइज डिवाइड करती है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग उनको अलग कर देती है और जवानों को अलग कर देती है। जितने भी जवान थे लगभग उनको मार ही देती है। जो महिलाएं थे
उनके साथ रेप किया जाता है और उन्हें भी मार दिया जाता है। और जो भी 10 साल के ऊपर 12 साल के ऊपर जो भी बच्चे थे उन्हें तो वो यहूदी सेना मार देती है। इस घटना के चश्मदीद फैज़ ज़ादान बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्या वो खौफनाक घटना थी। वो बताते हैं क्या एक फ़िलिस्तीनी बुज़ुर्ग को एक यहूदी सेना लाती है और सबके सामने उनके माथे पर गोली मार देती है। ये देखकर उस बुज़ुर्ग की बेटी चिल्लाती है तो यहूदी सेना उसे भी मौत के घाट उतार देती है। फ़हीम ज़ादान बताती है कि कैसे उन्हें उनके सामने उनके भाई को लाया गया और पूरे परिवार के सामने उसे भी गोली मार दी गई। ये देखकर उनकी माँ चिल्लाई, जो उस वक्त फ़हीम की छोटी बहन को दूध पिला रही थी। एक दूध पिलाती माँ पर भी यहूदी सेना को रहम नहीं आया। उसकी बच्ची समेत उसकी माँ को भी गोली मार दी गई और कुछ लोगों को झाड़ से बांधकर फ्लेम थ्रोअर से भी जिंदा जला दिया गया। जो भी बच्चे थे उन्हें एक लाइन में खड़े कर देती है यहूदी सेना, दीवार के पास एक लाइन में खड़े करती है और सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए उन पर सब मशीन गन से गोलियों की बौछार कर देती है, जिसमें बहुत से बच्चे मारे जाते हैं और फ़हीम ज़ादान को भी इसमें गोली लगती है, लेकिन वो बच जाते। नौजवान जितने भी थे उन्हें मस्जिद में लाकर मारा गया, उन्हें एक तरफ लाकर गोली मार दी गई। एक दर्द भरी कहानी थी फिलिस्तीनियों की। देखो, इजरायली सेना की बर्बरता यहाँ भी नहीं रुकती। एक इजरायली सैनिक हंसकर ये कहता है कि उसके दोस्त ने कैसे एक 16 साल की बच्ची का रेप किया, हंसकर कहता है। सिर्फ एक कह रहा था, उन्होंने अनगिनत के साथ ऐसा किया होगा। इस घटना के चश्मदीद फ़हीम ज़ादान उस वक्त 12 साल के थे। वो अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहे थे, लेकिन बाहर जो हो रहा था वो खौफनाक था। वो बताते कि कैसे उन्हें घसीट कर घर से बाहर लाया गया, एक एक कर सबको गोली मार दी गई। वहां पर किसी पे रहम नहीं किया गया। डेविड बेन गुरियन का कहना था कि जितने कम फिलिस्तीनी मुसलमान इजराइल में रहेंगे, हम उतना बेहतर इजराइल देश बना पाएंगे। यही सेना के मन में था, हमें सिर्फ दीर यासिन गांव का सफाया करना है, साम दाम डंडे भेंट हर चीज़ अपना कर। इसी के चलते उन्होंने कई घरों पर ग्रेनेड फेंके। तो सख्त सुबह का वक्त था और अब कई बार परिवार अपने घर में सो रहे थे। उस ग्रेनेड से पूरा परिवार एक साथ मर गया। जो सोए थे रात में वो सवेरे उठ भी नहीं पाए, उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। ये दर्द भरी कहानी है फिलिस्तीन की। और आगे की घटना है तंतुरा के बारे में। एक फिलिस्तीनी गांव, वो भी एक खूबसूरत सा गांव था। मैं चाहता हूँ कि उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं अगला वीडियो तंतुरा के बारे में बनाऊँगा। आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो।